जियो में लाइव चले वो? ठीक ठीक ठीक। स्टार्ट करो, ठीक है। नमस्कार साथियों, आज हम यहाँ पर शिखर क्लासेस के माध्यम से और एग्ज़ाम वायरस चैनल के माध्यम से हम यहाँ पर जुड़ रहे हैं आपसे। और हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा वायु दाब एवं पवनें, जो कि रीट के पर्पज से एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। और टॉपिक का नाम हमने लिखा है वायु दाब एवं पवनें, कि कैसे वायु दाब क्या है, ये क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है और कितनी पेटियां होती हैं, इन पेटियों का निर्माण कैसे होता है, ये सारी चीज़ें आज हम यहाँ देखेंगे, ठीक है। तो टॉपिक को हम शुरू करते हैं। सब लोग जल्दी से जुड़ जाएं और जल्दी से शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और अब टॉपिक से जुड़ते हैं वायु दाब एवं पवनें। देखो कि सबसे पहले इस टॉपिक के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो इस टॉपिक का सबसे पहले एक कच्चा चित्र हम तैयार करते हैं कि इस टॉपिक में हमें पढ़ना क्या क्या है और किस प्रकार पढ़ना है। तो हमने कहा कि इस टॉपिक को हम 3 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। कितने भागों में? 3 भागों में। कि पहला जो पार्ट रहेगा वह पार्ट रहेगा कि वायु दाब है क्या, या हम ये कहें कि इस वायु दाब एवं पवनों का परिचय क्या है। और दूसरा पार्ट इसमें यह रहेगा कि वायु दाब की पेटियों का वितरण, ठीक है। तो दूसरा जो हमारा पोर्शन है इसमें वो ये है कि वायु दाब की पेटियों का वितरण क्या होता है, या वायु दाब की पेटियां क्या होती हैं। और तीसरा इसमें हमारा ये पॉइंट रहेगा कि अगला जो पॉइंट है वो ये रहेगा पवनें, ठीक है। तो इस पूरे चैप्टर को, पूरे टॉपिक को हमने 3 भागों में बांट दिया। कि सबसे पहला इसका जो पार्ट है वो परिचय वाला भाग है, और परिचय में हम क्या करेंगे, इसका परिचय देखेंगे, इंट्रोडक्टिव पार्ट देखेंगे कि आखिर में वायु दाब होता क्या है, कैसे कैसे इसका निर्माण होता है, इसको कैसे नापा जाता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये इसके परिचय वाले भाग में आएंगी। इसके बाद में हमने कहा कि अगला जो पार्ट है वो है कि वायु दाब की कुछ पेटियों का निर्माण होता है और पेटियों के वितरण की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। और अगला जो भाग है हम यहाँ से निकालेंगे कि पृथ्वी पर कुछ पवनें चलती हैं और उन पवनों को भी हम इसके तीसरे भाग में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर हमने कहा कि वायु दाब और वायु दाब की जो पेटियां हैं इनको हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांटेंगे, ठीक है। कि परिचय वाला, वायु दाब की पेटियों का वितरण, और हमने कहा कि पवनें, ठीक है। तो आगे हम बात करें, सबसे पहले इसके परिचय के बारे में हम बात करते हैं कि ये जो वायु दाब जो टॉपिक है, आखिर में ये टॉपिक है क्या, ठीक है। कि इस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं, ये टॉपिक है क्या, इसका परिचय क्या है, ठीक है। आप, मैं फिर कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप इसमें जुड़ने का प्रयास करें और कमेंट करें। जो भी चीज़ समझ में ना आए आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं कि साहब ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई, दोबारा से बताओ। मैं बार बार मैं आपके कमेंट पढ़ता रहूँगा और आपको ये जानकारी देता रहूँगा कि किस बच्चे के समझ में क्या नहीं आ रहा, ठीक है। देखें, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस वायु दाब की, कि वायु दाब के पहले भाग में हमने बात की है और हमने लिया है इसका परिचय, ठीक है। कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है, कि वायु दाब क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है और ये किन चीज़ों से बना होता है, ठीक है। देखो कि सबसे पहले हम इसके परिचय के रूप में अगर बात करें तो हम ये कहेंगे कि वायु दाब जो होता है वह एक तो जलवायु विज्ञान, ठीक है। कि वायु दाब जो होता है वह एक तो जलवायु विज्ञान, ठीक है। और दूसरा हम बात करें कि एक है आपका मौसम विज्ञान, ठीक है। कि वायु दाब जो होता है, वायु दाब जो टॉपिक है आपका, वो एक तो जलवायु विज्ञान की दृष्टि से और एक हम बात करें मौसम विज्ञान की दृष्टि से। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, ठीक है। कि जलवायु विज्ञान और मौसम विज्ञान की दृष्टि से, जिसको आप क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। कि ये जो भाग है यह भाग होता है क्लाइमेटोलॉजी का भाग, ठीक है। और ये जो भाग होता है यह भाग होता है मेट्रोलॉजी, ठीक है। तो दोनों की दृष्टि से ये जो वायु दाब वाला जो भाग है ये महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है।
अब हम इसमें बात कर रहे हैं इसकी परिभाषा की, ठीक है, कि वायु दाब शब्द किस चीज का नाम है। तो वायु दाब की हम परिभाषा की बात करते हैं, ठीक है, कि सबसे पहले हमने कहा है कि जलवायु विज्ञान और मौसम विज्ञान की दृष्टि से ये जो वायु दाब है ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, और महत्वपूर्ण पार्ट है तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी परिभाषा की। किसकी बात कर रहे हैं? परिभाषा की। और अगर सामान्य रूप से हम इसकी परिभाषा की बात करें तो एक जनरल हम बात करते हैं, आप सब लोग जानते हैं कि पृथ्वी की सतह पर वायुमंडल का जो दाब पड़ता है वही वायु दाब कहलाता है, ठीक है। कि एक जनरल इंट्रोडक्शन हम बात करें या एक सामान्य परिभाषा के रूप में हम इसको ध्यान रखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर वायुमंडल का जो दबाव पड़ता है यही दबाव क्या कहलाता है? हमारा वायु दाब कहलाता है, ठीक है। लेकिन ये तो एक सामान्य सा परिचय हुआ, सामान्य सी जानकारी हुई कि वायु दाब है क्या। आप सब लोग जल्दी जल्दी से आ जाएं। नरेंद्र सरदार, गुड इवनिंग टू ऑल। बीना राणा, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। भारद्वाज अड्डा, सभी विद्यार्थी जल्दी क्लास को शेयर कर दें। भाई बिल्कुल सही है, ये आपके लिए क्लास है और काफी महत्वपूर्ण टॉपिक आपका चल रहा है वायु दाब और पवन, ठीक है। वापस जुड़ते हैं हम एक बार टॉपिक से। तो हमने कहा है कि सामान्य परिचय के रूप में हमने ये कहा कि वायुमंडल का इस पृथ्वी की सतह पर जो दबाव पड़ता है यही दबाव हमारा क्या कहलाता है? वायु दाब कहलाता है। लेकिन अगर भूगोल की दृष्टि से हम बात करें तो ये तो एक परिचय वो हो गया जो आप सबको आना चाहिए, लेकिन परिभाषा की हम बात कर रहे हैं कि इसकी एग्जैक्ट परिभाषा क्या है। तो हमने कहा कि पृथ्वी की सतह पर, ठीक है, कि पृथ्वी की सतह पर और प्रति इकाई भाग में, ठीक है, कि पृथ्वी की सतह पर प्रति इकाई भाग में, और प्रति इकाई भाग का मतलब ये हो गया इकाई आप कोई भी ले सकते हैं, या तो इंच हो सकती है आपकी या सेंटीमीटर में आप ले सकते हैं, ठीक है। तो आप ये कहें इंच के रूप में हम कहें तो हमने कहा कि पृथ्वी के 1 इंच सतह पर, ठीक है, कि पृथ्वी की 1 इंच सतह पर और वायुमंडल, ठीक है, कि पृथ्वी की 1 इंच सतह पर वायुमंडल का, और ये जो वायुमंडल है ये लगभग 30,000 किलोमीटर ऊंचाई तक स्थित है, ठीक है, कि वायुमंडल की जो स्थिति है वह 30,000 किलोमीटर ऊंचाई या लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक हम वायुमंडल की स्थिति को याद रख सकते हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि 1 इंच सतह पर, ठीक है, कि 1 इंच सतह पर वायुमंडल का जो 30,000 किलोमीटर तक का जो एक स्तंभ रूपी भाग है, ठीक है, कि स्तंभ रूपी भाग का जो दाब है जो कि पृथ्वी की सतह पर पड़ता है। समझना इस बात को कि हमने कहा है कि वायुमंडल जो कि 30,000 मीटर की ऊंचाई तक स्थित है, और इस ऊंचाई का जो भाग है वह पृथ्वी के कितने भाग पर? 1 इंच सतह पर जो भाग या दबाव जो पृथ्वी पर पड़ रहा है, बस यही दबाव क्या कहलाता है? हमारा वायु दाब कहलाता है, ठीक है। तो सामान्य परिचय में हमने कहा है कि पृथ्वी की सतह पर वायु का या वायुमंडल का जो दाब पड़ता है वह वायु दाब कहलाता है। और भौगोलिक परिभाषा के रूप में या भौगोलिक परिभाषा के रूप में हमने ये कहा है कि सब पृथ्वी की 1 इंच सतह पर वायुमंडल के लगभग 30,000 किलोमीटर भाग का जो स्तंभ रूपी दबाव पड़ता है वही दबाव हमारा क्या कहलाता है? वायु दाब कहलाता है। वही दबाव क्या कहलाता है? वायु दाब कहलाता है। और हमने कहा है कि वायु दाब जो होता है वह जलवायु विज्ञान या क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है, या हमने कहा कि मौसम विज्ञान या मेट्रोलॉजी, दोनों की दृष्टि से ही बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है। तो वायु दाब जलवायु विज्ञान और मौसम विज्ञान की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है। क्योंकि अगर एक सामान्य सी बात करें हम कि वायु दाब के कारण क्या होता है कि वायुमंडल का जो परिसंचरण तंत्र है, इस परिसंचरण तंत्र का निर्माण होता है, और परिसंचरण जो तंत्र है वही तंत्र पृथ्वी पर या मौसम में सभी प्रकार के विक्षोभों का निर्माण करता है। विक्षोभों का मतलब बदलाव से है, ठीक है, कि वायुमंडल जो परिसंचरण है
यह परिसंचरण क्या करता है कि इसके कारण बदलता रहता है, और वायु दाब के कारण बदलने के कारण हमने कहा है कि यह क्या करता है, विभिन्न प्रकार के विक्षोभों का निर्माण करता है पृथ्वी पर। ठीक है, तो अभी हमने बात की है एक तो इसकी परिभाषा के रूप में, और परिभाषा में हमने कहा है कि पृथ्वी की प्रति इकाई भागव्य या 1 इंच सतह पर वायुमंडल के 30,000 किलोमीटर के भार को सहन करने वाला या सतह पर जो दाब पड़ता है वही दाब हमारा क्या कहलाता है, या स्तंभ रूपी आप कह लो कि स्तंभ रूपी जो दाब पड़ता है यही दाब क्या कहलाता है, हमारा वायु दाब कहलाता है। क्या कहलाता है, ये वायु दाब कहलाता है, इसको एयर प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो ये परिभाषा होगी और ये सामान्य सा परिचय इसके बारे में। अगली बात कि इस वायु दाब की परिभाषा की तो हमने बात कर ली, अब हम बात करते हैं कि इसको मापा किसमें जाता है, या हम ये कहें कि इसको मापने की इकाई क्या होती है। ठीक है, कि वायु दाब को मापने की इकाई क्या होती है, तो हमने कहा कि वायु दाब को मापने की जो इकाई है वह मिलीबार होती है। कौन सी होती है, मिलीबार होती है। ठीक है, तो वायु दाब को मापने की जो इकाई है वो क्या है, मिलीबार, और इस मिलीबार को हम MB से नोट कर सकते हैं। MB अगर कहीं लिखा हुआ है तो उसका जो मतलब होता है वह मिलीबार होता है। क्या मतलब होता है, मिलीबार। तो एक बार वापस मैं एक बार इसको बता रहा हूं, फिर आप इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, कि पृथ्वी की 1 इंच सतह पर वायुमंडल का 30,000 किलोमीटर का जो स्तंभ रूपी जो दाब पड़ता है यही दाब क्या कहलाता है, वायु दाब कहलाता है। और वायु दाब को मापने की जो इकाई है वह इकाई क्या है, आपकी मिलीबार। ठीक है, और मिलीबार में हमने कहा कि जो वायु दाब होता है यह मौसम विज्ञान और जलवायु विज्ञान की दृष्टि से यह काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम बात करते हैं। स्क्रीनशॉट लें आप इसका, देखें आगे चलते हैं, और आगे हम ये बात करें इसके परिचय से ही रिलेटेड हम बातें कर रहे हैं। तो हमने 2-3 बातें कही हैं, वो ये कही हैं कि पृथ्वी के प्रति इकाई आयतन पे, ठीक है, कि पृथ्वी के हमने कहा कि प्रति इंच सतह पर और वायुमंडल का जो दबाव है, ठीक है, कि 1 इंच सतह पर और वायुमंडल का जो स्तंभ रूपी दाब है, ठीक है, कि स्तंभ रूपी जो दाब है यही दाब क्या कहलाता है, वायु दाब कहलाता है। यही दाब क्या कहलाता है, वायु दाब। अगली बात हमने कही कि साहब इसको जो मापने की इकाई है, ठीक है, कि इसको जो मापने की इकाई है वह इकाई होती है मिलीबार। ठीक है, तो इसको मापने की इकाई क्या है, आपकी मिलीबार है। सब लोग जल्दी से जुड़ जाएं। ठीक है, और अगर कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कहीं से भी कोई भी दिक्कत आ रही हो टॉपिक से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, देखो तो हमने कहा कि ये वायु दाब की परिभाषा हुई और ये इसकी इकाई हो गई। देखो कि आगे हम बात करें तो हम ये कहते हैं कि पहले लोगों को अंदाजा तो था कि इस पृथ्वी पर वायु दाब या किसी दबाव के कारण मौसमी परिवर्तन होते हैं, या हम ये कहें कि जलवायु में परिवर्तन होता है, या हम ये कहें कि समुद्री दशाओं में भी संचलन की स्थिति पैदा होती है, कि समुद्री जो भाग हैं आपके उन भागों में भी संचलन की स्थिति पैदा होती है। लेकिन इसकी पहली बार, या हम ये कहें कि इसका जो विस्तृत रूप से जो पहली बार अध्ययन किया गया वह अध्ययन इटली में किया गया भाई। ठीक है, कि पहली बार इसका जो विस्तृत अध्ययन किया गया वह अध्ययन इटली में हुआ। कहां पर हुआ, इटली में। और इटली के एक विद्वान थे और इस विद्वान का नाम था टोरिसेली। क्या नाम था इस विद्वान का, टोरिसेली। ठीक है, तो वायु दाब का पहली बार विस्तृत अध्ययन करने वाले जो विद्वान थे यह इटली के एक विद्वान थे और इस विद्वान का नाम क्या था, टोरिसेली। क्या नाम था, टोरिसेली। और इन्हीं के द्वारा, ठीक है, कि टोरिसेली महोदय के द्वारा ही क्या किया गया कि वर्ष 1643 में इस वायु दाब को
मापने का एक यंत्र बनाया गया। ठीक है, कि इटली में टोरिसेली ने इसका विशद अध्ययन किया और हमने कहा है कि इसको मापने का और एक यंत्र बनाया जिस यंत्र को कहा जाता है वायु दाब मापी। भाई वायु दाब को मापेगा तो क्या होगा, वायु दाब मापी। ठीक है, तो वायु दाब मापी यंत्र बनाया और ये यंत्र कांच की नली और पारे की सहायता से बनाया गया। ठीक है, कि ये जो यंत्र है वह कांच की नली या पारे की सहायता से बना। इन्होंने क्या किया कि एक कांच की नली में, ठीक है, कि इन्होंने ये किया कि कांच की इस प्रकार की एक नली ली और इस नली में पारा भर दिया। ठीक है, कि इस नली में क्या भर दिया, इन्होंने पारा भर दिया। ठीक है, हम वायु दाब मापी की बात कर रहे हैं कि 1643 में टोरिसेली के द्वारा वायु दाब मापी यंत्र बनाया गया और इस यंत्र के द्वारा हम वायु दाब को मापने का काम करते हैं। और ये यंत्र बना कैसे, कि इन्होंने क्या किया कि कांच की नली में, ठीक है, कि कांच की एक नली में और इन्होंने पारा भर दिया और इन्होंने देखा कि वायु का जो दबाव, ठीक है, कि वायु का जो दबाव यहाँ पर पड़ता है वो क्या करता है, इस पारे को नीचे दबाने का काम करता है और पारा एक साइड से दूसरी साइड से जो पारा है वह ऊपर उठ जाता है। ठीक है, तो इन्होंने कांच की नली और हमने कहा कि पारे की सहायता से और क्या बनाया, वायु दाब मापी। ठीक है, कि हमने ये कहा है कि टोरिसेली महोदय के द्वारा कांच की नली और हमने कहा कि पारे की सहायता से वायु दाब मापी यंत्र बनाया और इस यंत्र में यह था कि जहां पर पारा भरा हुआ है वो इसके दाब से क्या होगा, ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, और इसमें जो इकाई इन्होंने लिखी वह इकाई इंच मानी। ठीक है, कि इन्होंने जो इकाई मानी वो इकाई किसको माना, इंच को माना और इन्होंने बताया कि अगर पारा 1 इंच ऊपर चढ़ता है तो इसका मतलब माना जाएगा 34 मिलीबार। ठीक है, कि अगर पारा इस नली में ऊपर चढ़ता है और कितना ऊपर चढ़ता है, 1 इंच अगर पारा ऊपर चढ़ता है तो इसका मतलब क्या माना जाएगा, 34 मिलीबार माना जाएगा। ठीक है, तो ये तो होगी इसकी परिभाषा कि वायु का स्तंभ रूपी जो दबाव सतह पर पड़ता है वो क्या कहलाता है, वायु दाब कहलाता है। हमने कहा इसको मापने की इकाई होती है मिलीबार। आगे हमने बात की कि इसका विशद रूप में जो अध्ययन किया वो इटली के एक विद्वान हुए और विद्वान का नाम था टोरिसेली। क्या नाम था भाई, अब जुड़े हो तो बहुत सारे लोग हैं लेकिन कोई कमेंट नहीं कर रहा, इसका मतलब सबको समझ में आ रहा है। अगर समझ में कोई भी चीज नहीं आ रही है, आप इस समय लगभग 100 के आसपास जुड़े हुए हैं और अभी लाइक केवल 17 हैं भाई, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, कि 100 के आसपास जुड़े हुए हैं आप और लाइक केवल 17 हैं, तो कृपया करके आप एक बार कम से कम ये मास्टर जो पढ़ा रहा है इसकी शक्ल को देखते हुए लाइक कर दो, ज़्यादा नहीं तो, बाकी आपकी इच्छा है, आपको जैसा समझ में आए वैसा करो। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो हमने कहा कि इटली के एक विद्वान हुए, विद्वान का नाम क्या था, टोरिसेली, और टोरिसेली महोदय द्वारा, हाँ अब कमेंट आ रहे हैं आप लोगों के। ठीक है, अमित सर बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। दीपक बघेल सर पीडीएफ भाई साहब बिल्कुल मिल जाएगी। हाकिम सिंह गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग। इसके बाद है डी स्टार निखिल सर, वायु दाब को एटीएम में नहीं नाप सकते क्या भाई साहब, एटमॉस्फेयर बिल्कुल नहीं नाप सकते क्योंकि वायु दाब की जो अंतरराष्ट्रीय जो इकाई है वह इकाई मिलीबार होती है। क्या इकाई होती है, मिलीबार होती है। ठीक है, देखो आगे हमने कहा कि साहब 1643 में वायु दाब मापी यंत्र बनाया गया और इस यंत्र जो बनाया गया वो कांच की नली में पारे की सहायता से बनाया गया और इसका मतलब इन्होंने बताया कि अगर पारा 1 इंच ऊपर चढ़ता है, नमस्ते भाई रविंद्र कुमार मीणा, ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगी आपको। रेणु कुमारी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो सर, अरे धन्यवाद। हाँ गुरुजी सब समझ में आ रहा है, अरे वाह यार तुम तो समझदार हो, बहुत समझदार हो आप लोग। गीतिका संजू वर्मा कर दिया सर लाइक, अरे बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे ऊपर उपकार हो गया आपका, मैं ध्यान रखूंगा। ठीक है,
चलो आगे बात करते हैं। तो भाई कोई भी किसी को दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, ठीक है, शर्माना मत कि हमारा नाम उछल जाएगा, नहीं कुछ नहीं होगा। तो इसको मिलीबार में मापा जाता है और 1 इंच अगर पारा ऊपर चढ़ता है तो इसका मतलब होता है 34 मिलीबार होता है, ठीक है। आगे बात करें, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें सब लोग पहले, फिर आगे बात करते हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद हम आगे बात करते हैं। देखो इसी के परिचय के संदर्भ में हम आगे चल रहे हैं और परिचय में हमने कहा है कि सबसे पहले इसकी परिभाषा हमने ली और परिभाषा के बाद इस विद्वान का नाम लिया टोरिसेली, और टोरिसेली महोदय के द्वारा पहली बार वायु दाब के बारे में बताया गया, ठीक है। कुछ फैक्ट मैं ले रहा हूं जो कि अक्सर आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम ये कहें कि पृथ्वी की सतह का औसत जो वायु दाब होता है, ठीक है, कुछ फैक्ट हैं ये आपके जो अभी आगे आएंगे, इनको बात करेंगे हम, कि पृथ्वी की सतह पर जो औसत वायु दाब बताया गया है वो है 1013.25 मिलीबार, ठीक है, कि पृथ्वी की सतह का जो औसत वायु दाब है वो कितना है 1013.25 मिलीबार। और इसको जो नापा गया है, ठीक है भाई, कोई तो स्थान होगा जहां से इसको मापा गया होगा, ठीक है, तो इसको जो मापा गया है वह 45 डिग्री अक्षांशों पर नापा गया है, ठीक है, कि लगभग दोनों गोलार्धों के जो मध्य भाग हैं, जैसे हम बात करें कि ये आपकी पृथ्वी है और पृथ्वी पर ये भूमध्य रेखा हो गई, इसका जो बीच वाला भाग है ये 45 डिग्री हो गया और ये बीच वाला भाग जो हो गया वो 45 डिग्री हो गया। तो हमने कहा कि इस वायु दाब को या औसत वायु दाब को मापने का जो कार्य है, ठीक है, कि औसत वायु दाब को मापने का जो कार्य है वह कार्य 45 डिग्री अक्षांश पर किया गया और यह किया गया, हमने बात की कि सब 0 डिग्री मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है, कि समुद्र तल से अगर हम बात करें तो इसकी जो ऊंचाई ली गई वो 0 मीटर ली गई। तो पृथ्वी की सतह का जो औसत वायु दाब है, भाई हम सतह की बात कर रहे हैं, कि पृथ्वी की सतह का जो ठीक ठीक देखो, तो हमने कहा कि ये पृथ्वी की सतह का तापमान वायु दाब है, कि पृथ्वी की औसत सतह का जो वायु दाब है वो 1013.25 मिलीबार है और इसको नापने का जो काम किया गया है वो 45 डिग्री अक्षांश पर किया गया है, जिसमें समुद्र तल से जो ऊंचाई ली गई है वो बिल्कुल समुद्र तल ही लिया गया है, ठीक है, या 0 मीटर ऊंचाई आप कह लो, ठीक है। आगे हम बात करें, हमने कहा है कि 1 इंच पारा जब ऊपर चढ़ता है, ठीक है, कि 1 इंच पारा जब ऊपर चढ़ता है तो इसका मतलब माना जाता है 34 मिलीबार। क्या माना जाता है? 34 मिलीबार, ठीक है, कि इसका जो मतलब है वह मतलब है 34 मिलीबार। सपना सिंह जी सर, ज्योति सैनी गुड इवनिंग, बहुत बहुत धन्यवाद। रजनी कुमारी अच्छा पढ़ा रहे हैं, अरे बहुत धन्यवाद सर, छा गए यूट्यूब पर, अरे वाह। अमित राजपूत भैया बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो भाई पूछ लेना, शर्माना कतई मत, ठीक है। आकाश फौजदार गुड इवनिंग सर, अरे भैया गुड इवनिंग, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। चलो आगे हम जुड़ते हैं। तो हमने कहा कि पृथ्वी की सतह का औसत जो वायु दाब है वो 1013.25 मिलीबार है और ये 45 डिग्री अक्षांश पर इसको मापा गया है, ठीक है। आगे बात करें, देखो कि हमने कहा कि पृथ्वी की सतह पर क्या किया गया कि वर्ष 1967 में, ठीक है, हम सर्वाधिक वायु दाब की बात कर रहे हैं, कि पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक वायु दाब कहां और कब मापा गया। कुछ फैक्ट है भाई, देखो कि मोस्टली जो हम बात करेंगे वो कंसेप्ट की बात करेंगे, लेकिन कंसेप्ट के साथ साथ कुछ फैक्ट भी जरूरी होते हैं जो अक्सर आपके एग्जाम की दृष्टि से 1 मिलीबार क्या होता है। भीम सिंह जी, 1 मिलीबार का मतलब होता है, ठीक है, कि 1 मिलीबार का मतलब ये है कि वो 1 इंच के आसपास 0.1 इंच पारा ऊपर चढ़ चुका है, ठीक है, कि 1 मिलीबार का मतलब आप देखें तो 1 मिलीबार का मतलब ये होता है
कि 0.1 इंच पारा जो है वह ऊपर चढ़ चुका है। इसका मतलब ये है, ठीक है, तो पारा ऊपर चढ़ गया 0.1 इंच ऊपर, ठीक है, और यही आपके 1 मिलीबार को दर्शाता है, ठीक है। आगे बात करें कि वर्ष 1967 में और रूस का एक स्थान है, स्थान का नाम है आगाता। क्या नाम है स्थान का? आगाता, ठीक है, कि वर्ष 1967 में, और वेरी गुड, साइबेरिया से बहुत बहुत धन्यवाद, कि वर्ष 1967 में रूस के साइबेरिया नामक स्थान में जगह पर एक स्थान है और स्थान का नाम है आगाता। क्या नाम है? आगाता। और वर्ष 1967 में यहाँ पर जो औसत वायु दाब जो मापा गया वह अब तक का सर्वाधिक आपका वायु दाब है, ठीक है, तो वह अब तक का मापा गया सर्वाधिक वायु दाब है, जो कि कितना मापा गया? 1083.8 मिलीबार, ठीक है। तो विश्व में सर्वाधिक जो वायु दाब मापा गया है वह रूस के आगाता नामक स्थान पर मापा गया है, और यहाँ पर जो सर्वाधिक वायु दाब मापा गया है वह कितना है? 1083.8 मिलीबार, ठीक है। उसके बाद हम बात करें कि वर्ष 1979 में, ठीक है, कि वर्ष 1979 में और प्रशांत महासागर में, कौन सा है? कि आपका एक महासागर है और महासागर का नाम है प्रशांत महासागर, ठीक है, कि अभी हमने बात की है सर्वाधिक की, और अब हम बात करेंगे सर्वर प्रेशर हैव ऑल्सो डिफरेंट यूनिट लाइक पास्कल मिलीबार। भाई साहब एक मिनट, कि आप इस मिलीबार को या आप इस वायु दाब को, पहले मैं बात क्लियर कर दूं आपको, कि आप इस मिलीबार को पास्कल और आप वायु दाब को पास्कल और मिलीबार दोनों में आप इसको नाप सकते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है, कि इस मिलीबार वायु दाब को आप वायु दाब को मिलीबार के साथ साथ आप पास्कल में भी नाप सकते हैं, ठीक है, तो कोई अंतर नहीं है, आप दोनों में नाप सकते हैं इसको, ठीक है। देखो, तो हमने कहा कि 1967 में रूस का स्थान है आगाता, और यहाँ पर अब तक का सर्वाधिक वायु दाब मापा गया है, और ये है 1083.8 मिलीबार। अब हम बात कर रहे हैं कि वर्ष 1979 में, और हमने कहा कि प्रशांत महासागर का एक द्वीप है और द्वीप का नाम है मदीन द्वीप, ठीक है, कि द्वीप का नाम क्या हो गया? मदीन द्वीप हो गया। सर हमारा भी नाम बोल दो, जितेंद्र उपाध्याय। जितेंद्र उपाध्याय जी, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डी स्टार निखिल, सर्वर प्रेशर हैव आल्सो डिफरेंट अंटिल लाइक पास्कल मिलीबार एटीएम। भाई साहब मैंने कहा वही चीज कि आप वायु दाब को मिलीबार के साथ साथ आप पास्कल में भी नाप सकते हैं, ठीक है, तो ये चीज है। सर हमारा भी, चलो, मेरियाना, शिवानी शर्मा, आईपी मेरियाना, बिल्कुल ये मेरियाना ट्रेंच के पास ही है। बहुत आप तो बहुत जानते हैं यार, आप तो बहुत अच्छे जानकार हैं, तो धन्यवाद आपका बताने के लिए। तो हमने कहा कि प्रशांत महासागर में एक द्वीप है मेरियाना ट्रेंच, और ट्रेंच का मतलब होता है भाई खाई। ट्रेंच का मतलब क्या होता है? खाई होता है, कि यहाँ पर एक द्वीप है और इसका नाम है मदीन द्वीप। यहाँ पर वर्ष 1979 में अब तक का सबसे न्यूनतम, ठीक है, कि अब तक का सबसे न्यूनतम वायु दाब नापा गया, और ये बताया गया 870 मिलीबार, ठीक है, कि ये कितना बताया गया? 870 मिलीबार। तो विश्व का सर्वाधिक जो वायु दाब है वो आगाता में मापा गया है, और कब मापा गया? 1967 में मापा गया, और ये रूस में है 1083.8 मिलीबार। और हमने कहा कि वर्ष 1979 में प्रशांत महासागर में मेरियाना ट्रेंच के पास एक द्वीप है, और द्वीप का नाम है मदीन द्वीप, ठीक है, और यहाँ पर अब तक का सबसे न्यूनतम वायु दाब मापा गया है जो कि 870 मिलीबार है, ठीक है। और हम ये कहते हैं कि दोनों के मध्य का अंतर, या हम ये कहें कि वायु दाब में, ठीक है, कि वायु दाब में जो सर्वाधिक अंतर आया है तो वो इन दोनों के बीच में आएगा कि 1083, ठीक है, कि हम बात कर रहे हैं कि अब तक वायु दाब में जो सर्वोच्च अंतर मापा गया है वो अंतर कितना रहा होगा? तो 183.8 मिलीबार में से आप माइनस कर दो 870 मिलीबार माइनस कर दो,
तो अब तक का वायु दाब का सर्वाधिक अंतर आपके सामने हो जाएगा और ये अंतर लगभग आएगा 213.8 मिलीबार। कितना आएगा? 213.8 मिलीबार आएगा। ठीक है, तो हमने कहा कि औसत वायु दाब 1013.25 मिलीबार है। ठीक है, महादेव की लाडली नमस्ते जी। जितेंद्र उपाध्याय 870 मिलीबार, बिल्कुल सही है। सुनील चौहान गुड टीचिंग, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अमित जी बहुत बहुत धन्यवाद। रेखा चौधरी सर मेरा नाम भी बोला आपने। मैडम रेखा चौधरी, आप सब लोग ध्यान दें, रेखा चौधरी इनका नाम है। ठीक है, अगला सर क्लीन नहीं दिख रहा कभी कभी, कोई बात नहीं, कभी कभी नहीं दिख रहा है ना, वैसे तो दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो मैं बोल रहा हूं वो सुन लो आप, अगर नहीं भी अगर दिख रहा तो चलो। तो हमने कहा कि औसत जो वायु दाब है वो 1013.25 मिलीबार है और इसका जो आकलन किया गया है वो 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर किया गया है, 0 मीटर ऊंचाई पर। हमने कहा कि साहब विश्व का जो सर्वाधिक वायु दाब मापा गया है वह रूस के आगाता नामक स्थान पर, और ये जो वायु दाब है ये 1083.8 मिलीबार है। ठीक है, अगला हमने कहा कि जो सबसे न्यूनतम वायु दाब मापा गया है वह 1979 में मापा गया प्रशांत महासागर में मदीन द्वीप पर, और ये मापा गया 870 मिलीबार। और अब तक का जो सर्वाधिक अंतर हमने मापा है वो है 213.8 मिलीबार। ठीक है, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आगे बात करते हैं हम। राज चौहान गुड इवनिंग सर। के चौधरी पवन माडापुरा नमस्कार जी। ठीक है, एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आगे बात करते हैं हम। ठीक है, देखें तो मैं समझ रहा हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, देखो कि अब तक हम बात कर रहे हैं इसके सामान्य परिचय की, और सामान्य परिचय में हमने 2-3 चीजें यहां पर पढ़ी हैं। ठीक है, कि सामान्य परिचय में हमने 2-3 चीजें पढ़ी हैं कि सबसे पहले हमने देखा कि वायु दाब की परिभाषा क्या है, उसके बाद हमने इसकी इकाई देखी, एक हमारे भाई साहब ने बताई, एक ने विद्वान महोदय ने कि साहब इसको पास्कल में भी मापा जा सकता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद हमने कहा कि इसकी इकाई जो होती है, जो इंटरनेशनल जो यूनिट है वह मिलीबार है। कितनी है इंटरनेशनल यूनिट? मिलीबार है। ठीक है, इसके बाद हमने कहा कि औसत जो तापमान है वो 1013.25 है और यह 45 डिग्री अक्षांशों पर यह मापा गया है। ठीक है, देखो हमने कहा था कि वायु दाब जो है वह जलवायु की दृष्टि से, ठीक है, कि वायु दाब एक तो जलवायु की दृष्टि से और एक हमने बात की कि मौसम विज्ञान की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है। ठीक है, कि जलवायु विज्ञान और मौसम विज्ञान दोनों की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, आगे हम बात करें कि ये जो वायु दाब है, ठीक है, कि ये जो वायु दाब है ये क्या करता है कि वायुमंडल का जो तंत्र है या वायुमंडलीय परिसंचरण तंत्र, ठीक है, कि वायुमंडलीय जो परिसंचरण तंत्र है आपका उसमें समय समय पर क्या करता है? बदलाव करता है। ठीक है, कि जो वायु दाब है ये वायुमंडल का जो परिसंचरण तंत्र है, जिस प्रकार से वायु का जो तंत्र बना हुआ है, वायुमंडल का जो तंत्र बना हुआ है, इसमें क्या करता है? ये बदलाव करता है। और हमने कहा कि यही जो बदलाव होते हैं वह सभी प्रकार के मौसम में देखे जा सकते हैं, या हम ये कहें कि सभी प्रकार के विक्षोभों के लिए यह उत्तरदायी माने जाते हैं। ठीक है, तो वायुमंडलीय परिसंचरण तंत्र में जो बदलाव होता है ये मुख्यतः या इसका एक जो कारक है वो किसको माना गया है? वायु दाब को माना गया है। ठीक है, भीम सिंह हेलो सर, आप कौन सी कोचिंग में पढ़ा रहे हो? अरे भैया आपके सामने मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ आप। ठीक है, चलो एक बार रिपीट लास्ट में परिभाषा बताओ। बिल्कुल बताऊंगा जी। भीम सिंह ये शिखर कोचिंग है, बिल्कुल साहब ये शिखर कोचिंग है भाई साहब। ठीक है, और हम यहीं पर जुड़े हुए हैं। देखें तो हमने कहा कि वायु दाब जो होता है यह वायुमंडल का जो परिसंचरण तंत्र है इसमें बदलाव करता है,
और हमने कहा कि वायुमंडल में जितने भी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं, विक्षोभ का मतलब यहाँ बदलाव से है, ठीक है, कि जितने भी बदलाव पैदा होते हैं उसमें एक कारक आपका कौन सा है, वायु दाब भी है। एक कारक कौन सा है, वायु दाब। अगली बात देखो कि जब हम पृथ्वी सतह से, ठीक है, कि जब हम पृथ्वी सतह से और ऊपर की ओर जाते हैं, ठीक है, कि जब हम पृथ्वी सतह से ऊपर की ओर जा रहे हैं तो वायु दाब की मात्रा में लगातार क्या होती है, कमी होती है, ठीक है, कि वायु दाब की मात्रा में लगातार क्या होती है, कमी होती है। और कमी का मैं बताऊं आपको कि कमी का जो प्रमुख कारण यहां पर माना गया है वह आप गुरुत्वाकर्षण बल को मान सकते हैं। किसको मान सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल को, क्योंकि जैसे जैसे हम पृथ्वी से और ऊपर की ओर या दूर जाते जाएंगे गुरुत्वाकर्षण बल के मान में क्या होगी, कमी होगी। और जब गुरुत्वाकर्षण बल के मान में कमी होगी तो यह हवाओं को अब पकड़ने में कमजोर साबित होगा। इसलिए हमने कहा है कि धरातल से ऊपर जाने पर और वायुमंडल में या वायु दाब की मात्रा में क्या होती है, कमी होती है। और हम बात करें कि लगभग 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर, ठीक है, कि 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर वायु दाब की जो मात्रा है वह लगभग आधी रह जाती है, ठीक है। या वायुमंडल का हम बात करें तो 90 से 95% जो भाग है वो 5 किलोमीटर के नीचे नीचे है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो वायु दाब होगा वो भी कहाँ होगा, 5 किलोमीटर के नीचे होगा। हमने ये कहा है कि वायुमंडल का जो अधिकांश भाग है वो 5 किलोमीटर तक है, तो सबसे ज्यादा वायु दाब भी कहाँ होगा, 5 किलोमीटर के नीचे नीचे होगा। तो हमने कहा कि 5 किलोमीटर ऊंचाई पर जाने पर वायु दाब की मात्रा में जो कमी होती है वो कितनी होती है, कि साहब जो वायु दाब है वह कितना रह जाता है, आधा रह जाता है, ठीक है। तो ये जो हमने यहाँ पर कुछ फैक्ट पढ़े हैं ये वायुमंडल के हमने परिचय से संबंधित लिए हैं, ठीक है, कि वायुमंडल के परिचय से संबंधित लिए हैं। और हमने कहा है भीम सिंह सर मैं ज्वाइन करना चाहता हूं, वेलकम है भैया आपका, आप कभी भी आओ, कभी भी ज्वाइन कर सकते हो। मनोज गुजर भरतपुर RJ05 भरतपुर में, अरे बिल्कुल साहब भरतपुर में ही है। रविंद्र कुमार मीणा सर आपकी क्लास डेली रहेगी, बिल्कुल डेली रहेगी भाई साहब। जितेंद्र उपाध्याय अंडर 5 किलोमीटर, बिल्कुल साहब, कि 5 किलोमीटर के नीचे जो इसका जो भाग है वो लगभग आधा रह जाता है, ठीक है। तो हमने जो बातें की हैं उनको एक बार मैं वापस से एक बार एक साथ लिख रहा हूं, बोर्ड पेन को उतार रहा हूं, ठीक है। और हमने क्या किया है कि वायुमंडल में परिचय वाला जो भाग लिया है, ठीक है, सब लोग समझे। देखो ये उनके लिए है जो हमसे बाद में जुड़े, ठीक है। कुछ लोग कह भी रहे हैं कि सर आप एक बार इसको रिपीट कर दीजिए, तो मैं वापस बिल्कुल रिपीट कर रहा हूं। आज पहली क्लास है अपनी और रीट वाले विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आप कहीं भी पढ़ो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन ये वाला जो टॉपिक है वह टॉपिक रीट की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक आपको आना ही चाहिए, ठीक है। तो हमने इसके परिचय में हमने कहा था कि सबसे पहले हमने बात की इसकी परिभाषा की, ठीक है, कि वायु दाब क्या होता है। अभी एक बहन जी ने मुझे कहा था कि सर आप इसको रिपीट कर दो एक बार, तो मैं बिल्कुल रिपीट कर रहा हूं इसको, कि परिभाषा में हमने कहा कि पृथ्वी की 1 इंच सतह पर, ठीक है, कि पृथ्वी की 1 इंच सतह पर वायुमंडल, ठीक है, कि वायुमंडल का जो दाब पड़ता है वही दाब क्या कहलाता है, वायु दाब कहलाता है, ठीक है। कि पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो 30 से 36 हजार किलोमीटर ऊपर है और उसका जो स्तंभ रूपी दबाव जो पृथ्वी की 1 इंच सतह पर पड़ता है वही दाब हमारा वायु दाब कहलाता है। वही क्या कहलाता है, हमारा वायु दाब कहलाता है, ठीक है। विशाल चौधरी यस सर, धन्यवाद सर, लाइक और शेयर कर दिया, अरे भैया बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज सिंह मस्त, अरे मस्त नहीं लिखो व्यस्त, आपका 25 अप्रैल को पेपर होने वाला है, ठीक है, और 25 अप्रैल को पेपर है तो मस्त नहीं रहना, अब व्यस्त रहना है। और कोई भी दिक्कत हो, हाँ एसएससी, पुलिस, आरएएस, फर्स्ट ग्रेड, रीट, पटवार जो भी है आपके, आप सब इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। देखें
तो हमने बात की है कि अभी 1 महीने के आसपास आपका एग्जाम होने वाला है, 1 महीना रह गया है। तो इस तरह से पढ़ाई करो कि सब याद रखें आपको, ठीक है। बड़े जम के पढ़ाई करनी है, चाहे किसी से मिलो या ना मिलो, लेकिन पढ़ाई बहुत जरूरी है, ठीक है। पढ़ाई बहुत जरूरी है। और जो लोग लग जाएं वो एक बार मुझसे कांटेक्ट जरूर करना भाई, मुझे बताना कि साहब हम लग चुके हैं, ठीक है। चलो, तो हमने कहा कि ये जो दाब होता है यह वायु दाब कहलाता है। इस वायु दाब को मापने की जो इकाई है वह इकाई मिलीबार होती है, या इसको हम पास्कल में भी माप सकते हैं, ठीक है। तो मिलीबार, या इसको हमने किस में नापा, पास्कल में मापा। और हमने कहा कि पृथ्वी की सतह का जो औसत वायु दाब है, ठीक है, कि पृथ्वी की सतह का जो औसत वायु दाब है ये है 1013.25 मिलीबार, ठीक है। कि पृथ्वी की सतह का औसत वायु दाब कितना है, 1013.5 मिलीबार। तो मैंने इसको रिपीट कर लिया है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे चल रहे हैं भाई साहब, ठीक है। विद इन 38 डेज, बिल्कुल भाई साहब 38 डेज में आपका पेपर होने वाला है, ठीक है। सोनम चौधरी, ओके, वेरी नाइस। मोहित कुंतल, राधे राधे गुरुजी, भैया राधे राधे। एसएससी के लिए बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखो, तो हमने अभी तक इसके परिचय के बारे में जानकारी ली है कि परिभाषा वगैरह क्या है, मापने की इकाई क्या है, इन सब चीजों की हमने बात की। अब हम बात करते हैं वायु दाब की पेटियों की, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा था, ठीक है। देखो कि दूसरा हमने बात की थी जब हमने इसका खाका तैयार किया था, तो हमने कहा था कि साहब सबसे पहले हम इसका परिचय वाला भाग लेंगे, परिचय वाले भाग के बाद हम लेंगे वायु दाब की पेटियों का वितरण लेंगे, और वितरण के बाद हम बात करेंगे हवाओं की। किसकी बात करेंगे, हवाओं की बात करेंगे। देखो कि वितरण की जब हम बात करेंगे तो यह वितरण हम 2 आधारों पर पढ़ेंगे। कितने आधारों पर, 2 आधारों पर पढ़ेंगे। कि पहला जो आधार यहां पर होगा वह होगा तापजन्य, ठीक है। कि वायु दाब की पेटियों का जो निर्धारण होता है वह 2 कारकों से होता है। कि एक कारक जो होता है वह तापमान होता है, और दूसरा जो कारक होता है वो पृथ्वी की गति होती है, ठीक है। तो वायु दाब की पेटियों का जो वितरण है वो हम 2 रूपों में पढ़ेंगे। कि एक तो आएंगी आपके तापजन्य वायु दाब की पेटियां, और एक आएंगी आपके गतिज जन्य, ठीक है, या गतिजन्य वायु दाब की पेटियां आपके सामने आएंगी, ठीक है। और कुल पेटियों की जो संख्या होगी वह कुल संख्या कितनी होगी, 7 होगी। कुल संख्या कितनी होगी, 7 होगी, जिसमें 3 वायु दाब की जो पेटियां हैं वह ताप के अनुसार निर्धारित होंगी, और 4 वायु दाब की जो पेटियां हैं वह गति के अनुसार निर्धारित की जाएंगी, ठीक है। अगला हमने कहा कि हम बात करेंगे हवाओं की। किसकी बात करेंगे, हवाओं की बात करेंगे। और हवाएं भी हम 2 प्रकार की हवाओं की बात करेंगे, या 2 प्रकार की पवनों की हम बात करेंगे, ठीक है। कि हवाओं या पवनों की हम 2 प्रकार की बात करेंगे। कि पहली जो पवनें हैं इन्हें हम लेंगे स्थायी पवनें, ठीक है। कि पहली पवनें कौन सी लेंगे, स्थायी पवनें, या इन्हीं को कहा जाता है सनातनी पवनें, ठीक है, या इन्हीं को कहा जाता है ग्रहीय पवनें। क्या कहा जाता है, ग्रहीय पवनें। कि ऐसी पवनें जो वर्ष भर एक ही दिशा में चलती हैं उनको स्थायी पवनें, सनातनी पवनें या ग्रहीय पवनें कहा जाता है। जबकि समय के साथ अपनी दिशा बदलने वाली जो पवनें हैं उन्हें कहा जाता है अस्थायी पवनें। क्या कहा जाता है, अस्थायी पवनें इनको कहा जाता है, या इन्हें कहा जाता है सामयिक पवनें। क्या कहा जाता है, सामयिक पवनें इन्हें कहा जाता है। तो आज हमने क्या किया है, परिचय वाला भाग कंप्लीट किया है, ठीक है। उसके बाद कल आएंगे हम वायु दाब की पेटियों का वितरण, और उसके बाद लेंगे हम हवाओं या पवनों की बात करेंगे। तो वायु दाब की कुल 7 पेटियों की हम बात करेंगे, और 7 पेटियों में से 3 पेटियां आपकी ताप के आधार पर निर्धारित होंगी, और 4 जो पेटियां हैं वह गति के आधार पर निर्धारित की जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे हवाओं की। आपने कई बार सुना होगा
कि चिनूक क्या होता है। एग्जाम में आता है कि चिनूक क्या है, ठीक है, कि एग्जाम में आता है कि साहब चिनूक क्या है, और पहले ही ऑप्शन पे लिखा रहता है कि यह नासा का एक उपग्रह है। नासा का एक क्या है, उपग्रह। तो नाम से तो ये ऐसा ही लगता है कि साहब नासा का कोई ना कोई रॉकेट होगा ये, कि नासा का कोई ना कोई उपग्रह होगा ये, लेकिन वास्तव में चिनूक जो है वह पवनों का नाम है। किसका नाम है, पवनों का नाम है। कि चिनूक हो, फ्रान हो, सिमुम हो, हरबट्टान हो, आपकी जोंडा हो, जितनी भी सारी पवनें हैं उन सारी पवनों की हम बात करेंगे अस्थायी पवनों में, और स्थायी पवनों में भी हम पवनों की पेटियों की बात करेंगे। जैसे कि हम बात करें डोलड्रम की पेटी या शांत पेटी की हम बात करें, या हम बात करेंगे पछुआ पवनों की पेटी, ध्रुवीय पवनों की पेटी, और उसके बाद में हम बात करेंगे व्यापारिक पवनों की पेटी। तो आज हमने जो कंप्लीट किया है वह परिचय वाला भाग कंप्लीट किया है, ठीक है। इसके बाद बिल्कुल कल 8 बजे, ठीक है, आज पहली ही क्लास थी और मुझे पता है आप सब लोग कोचिंग से थक हार कर आए हैं, ठीक है, तो इसलिए आज मैं केवल 45 मिनट की क्लास ली है, लेकिन कल से ये क्लास लंबी होगी भाई, ठीक है, और 1 घंटे से ऊपर की क्लास आप इसको माने, क्योंकि कल हमें जो लेना है वह वायु दाब की पेटियों का वितरण लेना है, जो कि सूर्य के आधार पर निर्धारित होगा और पृथ्वी की गति के आधार पर या पृथ्वी के घूर्णन के आधार पर निर्धारित किया जाएगा, ठीक है। तो कल आगे बात करते हैं। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए है, ये हमारे लिए नहीं है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जुड़ें, और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं 100% जवाब दूंगा आपको, ठीक है, ये मेरी गारंटी है आपको जवाब देने की, ठीक है। तो शुभ रात्रि, धन्यवाद, राधे राधे।